कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके कक्षा 8 की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें 26 मार्च 2025 को आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप आराम से इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आएगा 26 तारीख को कैसा आने वाला है। इस वीडियो को देखकर भी आप बहुत अच्छे सीखेंगे और इसमें आप 80 में से 80 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। इस पेपर की पीडीएफ, ये सोल्व किया हुआ जो पूरा पेपर है, इसकी पीडीएफ आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप के अंदर आपको कक्षा 8 की टेस्ट सीरीज में ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे उपलब्ध है। ब्लू प्रिंट, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें आपको सॉल्यूशन के रूप में दे रखी है। तो इस वीडियो में कक्षा 8 की जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जो बोर्ड ने जारी किया ये पेपर आपके, उसको सोल्व करने वाले हैं। इस पेपर के आधार पर ही आपका 26 तारीख का जो पेपर होने वाला है, 26 तारीख 2025 को। तो 26 मार्च का जो पूरा पेपर आएगा सेम इसी पेपर पैटर्न पर आधारित होगा। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर बहुत ही शानदार जाएगा और आप सामाजिक विज्ञान में भी 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना तथा आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं अपने जिले का नाम कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐप के ऊपर आप सभी के लिए 49 रुपये में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। अगर आप इस 49 रुपये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं और तो आप इसमें अगर टॉप 3 बच्चों में आते हैं, रिजल्ट के बाद में आपको 1100 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। ये 1100 रुपये उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो 49 रुपये की टेस्ट सीरीज जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखी है। जो टॉप 3 के बच्चे होंगे उन 3 बच्चों को 1100 की पुरस्कार राशि मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप बोर्ड की मेरिट में आते हैं तो 6000 बच्चों को इस बार टैबलेट मिलने वाला है। तो इन 6000 बच्चों का सपना इस बार साकार होगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका भी नाम मेरिट में होगा और आपको भी टैबलेट मिलेगा। चारों तरफ आपका मान सम्मान होगा और आपको जो टैबलेट भी मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तैयारी आपको अच्छे से करनी है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। पहला प्रश्न आपके सामने अबसद है। औपनिवेशिक शाही भारतीय नौसेना ने बगावत कब की थी? तो औपनिवेशिक जो शाही भारतीय नौसेना है, इन्होंने जो अपनी शाही बगावत की थी, शाही भारतीय नौसेना ने 1946 में इन्होंने अपनी बगावत की थी। अब इसका उत्तर आपको यहाँ पे सामने जो उत्तर ऑप्शन दे रखा है, ब वाला उत्तर, इसमें आपको बनना है ब। नेक्स्ट है आपके प्रति शब्द का मतलब क्या होता है? तो प्रति शब्द का मतलब होता है जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना प्रति होता है। तो ये इसका उत्तर स आपके इसमें रहेगा। अगला प्रश्न है कि मृदा निर्माण का कारक है। तो मृदा निर्माण का कारक कौन सा हो जाएगा? जलवायु इसका उत्तर रहेगा। तो उत्तर नंबर स इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्न एक देश का जो जनसंख्या पिरामिड का आधार पर चौड़ा है, क्योंकि आधार चौड़ा होने का मतलब क्या है? वहाँ पर है जो जन्म व मृत्यु दर दोनों ही ज़्यादा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? तो ये जंगल पर भी निर्भर रहते हैं और शिकार पर भी निर्भर रहते हैं। दोनों ही उत्तर सही है। तो इसका उत्तर सब होगा। ऑप्शन अ और ब दोनों सही है। बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया? तो बाल श्रम अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है अपना 7वां क्वेश्चन कि मराठा शक्ति को मराठा शक्ति को संगठित किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी ने संगठित किया था। आपको कमेंट करके बताना कि शिवाजी की जो माता हैं उनका नाम क्या था? शिवाजी की माता का नाम कमेंट करके बताना है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है? ये भरतपुर में है। ये बर्ड जो है भारतीय ये जो विदेशी पक्षी आते हैं, साइबेरियन सारस वगैरह, उनके लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। एक अलवर में है सरिस्का। तो सरिस्का वाला का भी नाम आपको याद कर लेना है। सरिस्का अलवर में स्थित है और यहाँ पे हरे कबूतर पाए जाते हैं। सरिस्का में कहाँ क्या पाए जाते हैं? हरे कबूतर पाए जाते हैं, तोते जैसे कबूतर पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं उड़न गिलहरी। तो उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? कमेंट करके बताना कि उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। एक कृष्ण मृग के लिए ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू जिले में स्थित है वो फेमस है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आधे आधे नंबर के 4 क्वेश्चन है, 2 नंबर आपके यहाँ से मिलेंगे। तो ये ऑप्शन आपके दे रखे, इन 5 में से आपको इस 4 में भरना है। तो सबसे पहला आपके ये रहेगा क्वेश्चन कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों का आवरण वाली पतली परत है। पतली दानेदार आवरण जो कण होते हैं उनके आवरण की जो पतली परत है वो क्या कहलाती है? तो उसको मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको मृदा कहते हैं। तो पहले में आप क्या भरेंगे? इसमें भरेंगे मृदा।
आप जो इन सभी प्रश्नों के जो टेस्ट भी दे सकते हैं, इन पेपर का टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कक्षा 8 का स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। आपको अलग से और भी सारी चीज़ें आपको तैयार करवाई जाएगी, ताकि आपका जो सपना है इस बार का जो टैबलेट लेने का वो पूरा हो सके। पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताना कि आप में से किस किस बच्चे का सपना है इस बार टैबलेट लेने का। आपने देखा होगा मैंने व्हाट्सअप ग्रुप पे कई सारे बच्चों का फ़ोटो डाले हैं, उन बच्चों ने फ़ोटो भेजे मेरे को कि सर हमें भी टैबलेट मिल गया। तो वो फ़ोटो मैं इसलिए डालता हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले, इससे आपको भी मन में लगे कि मेरे को भी इस बार जो टैबलेट मिलना चाहिए और आप भी इसके लिए तैयारी करें। तो उन फ़ोटो का मकसद अपना यही कि आप भी उनसे सीखें, मोटिवेट हुए, और आप भी एक दिन मुझे ऐसे फ़ोटो भेजें कि सर मुझे भी टैबलेट मिल गए हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी अच्छी करनी है, ताकि आपका जो सपना है इस बार वो पूरा हो सके। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है? तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो जन्मों की संख्या, जन्म से संबंधित कौन सा इसमें जन्म दर है? तो इसका उत्तर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर जो ब है उसमें इसका उत्तर जन्म दर करेंगे। तो इसमें क्या भरेंगे? जन्म दर भरेंगे। अगला प्रश्न आपके, संविधान के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। तो संविधान से संबंधित इसमें कौन दे रखा है? अनुच्छेद दे रखा है। तो संविधान से संबंधित इसमें क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 हो जाएगा। तो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन हुआ है। ठीक है, छुआछूत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को क्या कहते हैं? तो देखो बदलाव है ना, परिवर्तन हो जाएगा, तो जनसंख्या परिवर्तन। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पूरे में से पूरे सही करके आओगे। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? यहाँ पे जनसंख्या परिवर्तन करेंगे। तो उसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। फिर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मिलान करना है। कॉलम ए को कॉलम 2 से, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन कौन होते हैं? तो मानव जो होते हैं वो राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, लोग होते हैं। लोग, पीपल जो है वो सबसे बड़ा रिसोर्स है किसी भी कंट्री का। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके लोग। वन अधिकार मान्यता कब मिली? तो वन अधिकार मान्यता 2006 में मिली थी। जनजाति क्या है? तो जनजाति है भील जनजाति है, ये सबसे प्राचीन जनजाति है, सबसे प्राचीन जनजाति है। ठीक है, याद रखना। एक ऐसी जनजाति का नाम बताओ जो कि 12 जिले के सहरिया, मैंने उत्तर ही बता दिया, सहरिया है। 12 जिले के किशनगंज और शाहबाद में पाई जाती है सहरिया जनजाति है, जो कि आदिम जाति जो समूह है उसमें शामिल इसको किया गया है। अगला प्रश्न आपके, महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके जल। जल एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। आपको 2 नवीकरणीय संसाधनों के नाम और बताने। जल के अलावा और कौन कौन से 2 नवीकरणीय संसाधन है जिसको एक बार से अधिक बार उपयोग में ले सकते हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे? तो उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। 4 प्रश्न आपके सत्य असत्य वाले आएंगे, जिनमें आपको सही गलत का निशान लगाना है, चयन करना है। तो सही जो है उसके ऊपर आपको सही है तो आपको ये वाला निशान इसके ऊपर लगाना है। अगला प्रश्न आपके ये कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो पानी का जो अधिकार है वो जीवन का, जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 बिल्कुल सही बात है, तो इसका उत्तर करेंगे सही पर। राजस्थान में जन आधार जो योजना है वो 2017 में प्रारंभ की गई थी, ये गलत है। राजस्थान में जन आधार योजना 2017 में प्रारंभ नहीं की गई थी, ये आपके गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत के ऊपर निशान लगाना है, ये सही वाला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है, ये भी गलत है। महिला सशक्तिकरण इसका उत्तर होगा, तो इसका उत्तर होगा मतलब लिंगानुपात को बढ़ाना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, तो ये भी सही बात है। ये 11वां है जो मूल कर्तव्य है प्रत्येक अभिभावक माता पिता का, ये 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सही। फिर आपके अगला जो प्रश्न है वो 2 नंबर के। 12वां प्रश्न आपके ये है कि कंपनी ने अपने आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए? तो कंपनी ने अपने आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किया? एक तो कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, जमींदारों को राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। और क्या काम किया? तो 1822 में माहलवारी बंदोबस्त को लागू किया, और राजस्व का जो जिम्मा है वो किसको सौंपा? गांव के मुखिया को सौंपा। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1793 में। राजस्व वसूलने का काम किसको दिया? तो अधिकार किसको दिया? तो जमींदारों को दिया था। माहलवारी बंदोबस्त राजस्व व्यवस्था कब शुरू हुई? तो 1822 में। और
राजस्व का जिम्मा किसको दिया गया? तो गांव के मुखिया को दिया गया था। फिर आती है रेतवारी व्यवस्था। तो रेतवारी व्यवस्था लागू की गई और इसमें आपको जो सीधा किसानों से राजस्व वसूलना प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। तो कंपनी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की ताकत से भय था। अच्छा, आपके प्रश्न ये भी आ सकता है, कि प्लासी के युद्ध में जो भाग लेने वाले बंगाल के नवाब का नाम बताइए। तो आपको नाम क्या लिखना है, इसमें सिराजुद्दौला लिखना है। दूसरी ओर नवाब चाहते थे कि कंपनी उनके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, किलेबंदी को रोकें और बाकायदा राजस्व चुकाएं। असहमति होने पर नवाब ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर हमला करके अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेज़ों के इस अधिकार को छीन लिया। जो जहाज़ थे अंग्रेज़ों के, उनको कब्जे में ले लिया और बाद में जो नवाब ने कंपनी को कलकत्ता के किले पर अधिकार हेतु रुख किया। दूसरी ओर अंग्रेज़ों ने मद्रास में जो रॉबर्ट क्लाइव हैं उसके नेतृत्व में सेना भेजी। प्रश्न आपके ये भी पूछा जा सकता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने अपनी जो सेना है वो किसके नेतृत्व में भेजी। तो ये प्रश्न आपके बन सकता है कि अंग्रेज़ों ने किस अंग्रेज के नेतृत्व में जो सेना भेजी थी, उसका नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव है। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी और 1757 में बंगाल के नवाब को प्लासी के मैदान में अंग्रेजी सेना से हार का सामना करना पड़ा। तो आपके प्रश्न ये भी आ सकता है कि प्लासी के युद्ध में कौन जीता था? तो अंग्रेज जीते थे। कौन हारा था? तो जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको हार का सामना करना पड़ा था। इस हार का प्रमुख कारण क्या था? तो इस हार का प्रमुख कारण था वहाँ का जो नवाब का जो एक सेनापति था मीर जाफ़र। ये मीर जाफ़र एक धोखेबाज हो गया था, गद्दार निकला था ये मीर जाफ़र, और ये अंग्रेज़ों के साथ में मिल गया था। इस कारण जो सिराजुद्दौला की वहाँ पे हार हो जाती है। तो आज भी कोई गद्दार होता है तो उसको मीर जाफ़र कहा जाता है। कोई गद्दार होता है, गद्दार निकल जाता है तो उसको कहा जाता है ये तो मीर जाफ़र है, यानी कि उसको मीर जाफ़र की संज्ञा दी जाती है। मीर जाफ़र का मतलब यहाँ पे गद्दार होने की बात की जा रही है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। एक मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जैसे प्लासी का युद्ध तो 1757 में हुआ था। आप कमेंट करके बताना कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। एक तो इसका आपको कमेंट करके बताना है। एक आपको बताना है कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुरडा सम्मेलन का प्रश्न 100% आएगा आपकी परीक्षा में, याद कर लेना। एक तो ये बताना है कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, हुरडा है किस जिले में अभी राजस्थान के, और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। कमेंट करके इसके आंसर आपको बताना है और ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपके ये है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्नाकुलर शब्द को परिभाषित करना है। तो वर्नाकुलर का शब्द का मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर शब्द जो है आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा का या फिर बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज़ रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की जो भाषा के बीच कुछ फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। मतलब दो भाषाओं में अंतर करने के लिए वर्नाकुलर शब्द का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि भारत के प्रसिद्ध 4 समाज सुधारकों के नाम लिखिए जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधार में प्रयास किया। 100% वापस छपेगा, क्वेश्चन आएगा आपके, याद कर लेना इसको कि भारत के 4 प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन कौन थे जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया था। तो एक तो आपको नाम याद रखना है, राजा राम मोहन राय। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज आपने नाम सुने होगा, ब्रह्म समाज से संबंधित है। दूसरा नाम आपको याद करना है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने किताब लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी किताब लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश। उदयपुर में बैठकर इन्होंने ये किताब लिखी थी, फिर बाद में इनकी जो मृत्यु हो जाती है, ये उदयपुर में इन्होंने एक किताब लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। फिर बात कर लेते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले। तो महात्मा ज्योतिराव जो फुले हैं, इन्होंने जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और महिलाओं को आगे लाने का कार्य किया था, उनकी स्थिति को सुधारने का कार्य किया था। पंडिता रमाबाई भी इन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने का कार्य किया था। एक प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है कि महात्मा ज्योतिराव जो फुले हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, ये आपको बताना है। और एक महात्मा जो ज्योतिराव फुले हैं,
इनकी किताब का नाम आपको कमेंट करके बताना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, आपकी परीक्षा में छपेगी वापस, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको याद कर लेना है और उत्तर इसका कमेंट करके बताना है। फिर आपके 15वां प्रश्न है कि मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। मृदा निम्नीकरण संरक्षण के आप क्या क्या उपाय करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, वापस रिपीट होगा ये। मृदा निम्नीकरण क्या होता है। मृदा निम्नीकरण का मतलब होता है कि मृदा की उपजाऊ क्षमता का कमी होना, मृदा का जो उपजाऊपन होता है उसमें कमी होना। अन्य शब्दों में बात करें तो मृदा की गुणवत्ता में भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से गिरावट आने को मृदा निम्नीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मृदा निम्नीकरण की परिभाषा पूछी जाएगी। इसके अलावा मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं, किस कारण से मृदा का जो उपजाऊपन है वो कम हो रहा है। तो एक तो वनोन्मूलन, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, अतिचारण, बहुत ही ज़्यादा पशुचारण हो रहा है, और खेतों में जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, वर्षा की जो अधिकता है या कमी है इस कारण से भी जो बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन है, बाढ़ है, ये सभी कारण हैं जिनके कारण मृदा का उपजाऊपन कम हो रहा है, कमी हो रही है, तो इसको मृदा निम्नीकरण कहते हैं। अब इसके उपाय क्या क्या कि मृदा का संरक्षण कैसे किया जाए, क्या क्या आप काम करेंगे जिससे कि मृदा का जो उपजाऊपन है वो बना रहे और कमी नहीं आए उसमें। पहला तो ये कि मल्च बनाना। क्या है मल्च बनाना। मल्च में क्या होता है कि इस विधि के अंतर्गत पौधों के बीच में अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे कि प्रवाल से ढक दी जाती है और इस विधि में मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। दूसरा ये वेदिका फॉर्म। वेदिका फॉर्म में क्या होता है, इस विधि में चौड़े समतल सोपान और वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं और सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। फिर आप क्या आता है इसमें समोच्च रेखीय जुताई करके। इस विधि में आपको भी ऐसे पॉइंट बना के लिखना, परीक्षा में आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखना। केवल आप ये याद कर लेना कि मृदा संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप लिखेंगे मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म, समोच्च रेखीय खेती, रक्षक मेखला, समोच्च रेखीय रुद्धिकाएँ, चट्टान बांध, बीज की फसल उगाना। ये कारण लिख लेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे पॉइंट पॉइंट सबसे पहले याद कर लेने, फिर इसके अंतर्गत आपको ये लिखना है। तो अब बात कर लेते हैं समोच्च रेखीय जुताई की। तो समोच्च रेखीय जुताई में क्या होता है, इस विधि में एक पहाड़ी डाल पर जो समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई डाल के नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती हैं। ये आपने इसका फोटो भी देखा होगा इंटरनेट पे, इसके खूब वायरल होते हैं फोटो, जो आपने हिमाचल प्रदेश वगैरह यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है, पहाड़ी क्षेत्र में ये मिलता है। रक्षक मेखला, इस विधि में तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने और वृक्ष के कतार लगाए जाते हैं, यानी कि मिट्टी का कटाव रोकने के लिए पेड़ों की जो पेड़ की लाइन लगा देते हैं, पेड़ पास पास में पेड़ लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि मिट्टी का कटाव नहीं होता है। समोच्च रेखीय रोधिकाएँ, समोच्च रेखाएँ को पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। फिर बात कर लेते हैं चट्टान बांध की। तो यह जल के प्रवाह को कम करने में मदद करता है और यह नालियों की रक्षा करता है तथा मृदा की क्षति को रोकता है। बीज की फसल उगाना, इसमें क्या होता है कि इस विधि में वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें एकांतर उगाई जाती हैं, तो इससे मृदा का संरक्षण कम होता है, मृदा का संरक्षण बढ़ता है। जैसे एक लाइन तो लगा रखी गेहूँ की, फिर दूसरी लाइन आपके किसी और की लगा रखी, तो अलग अलग लाइनों में जो अलग अलग फसलें बोई जाती है एकांतर क्रम में, तो उससे भी जो मृदा की संरक्षण होता है। फिर बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं। उदाहरण सहित समझाना है। तो नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, एक बार काम लेने के बाद में उसको बार बार काम ले सकते हैं, यानी कि उसको वापस नया कर सकते हैं, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कभी समाप्त नहीं होंगे। तो ऐसे कुछ उदाहरण है वो अपन इसमें देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत या फिर पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें कुछ असीमित होते हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जैसे कि जल, मृदा और वन, इनका लापरवाही से अगर उपयोग करेंगे तो इनका भंडार भी प्रभावित हो सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी है और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत बड़े भागों की एक बड़ी समस्या है। इसलिए नवीकरणीय संसाधनों का जो दोहन है वो भी हमें सावधानीपूर्वक करना चाहिए। फिर आपके 4 नंबर का मैप आएगा और मैप आपके पुराने मैप के अनुसार ही आएगा, जो 33 जिले हैं वही आपको भरने हैं, उसी के आधार पर आपका मैप आएगा। तो ये 4 जिलों के नाम आपसे पूछे जाएंगे और मैप भरने का मैंने आपको वीडियो बना रखा है,
आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में इसका वीडियो मिल जाएगा, या आप सर्च करना श्री राम क्लासेस मैप भरना सीखे तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। मैंने कहानी के माध्यम से पूरे राजस्थान का जो मैप भरना आपको सिखा रखा है, एक अच्छी सी फनी कहानी है, उस कहानी के माध्यम से आपको पूरा जो मैप भरना सिखाया गया है। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। सीधे ही आप सर्च करके भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा वीडियो। बात कर लेते हैं बीकानेर जिले की, तो ये जो जिला है वो आपका बीकानेर जिला है। ये वाला जो जिला है वो बीकानेर जिला है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, आपको पता ही है ये सबसे बड़ा जिला है, सबसे पश्चिम में राजस्थान का जिला है, ये सबसे पश्चिम दिशा में। हनुमानगढ़ ये उत्तर दिशा में आता है, ये वाला जो जिला है वो हनुमानगढ़ जिला है। फिर बात कर लेते हैं कोटा की, तो कोटा आपके यहाँ पे आएगा, ये हाड़ौती में आता है कोटा। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये हिस्से में आपको हाड़ौती में 4 जिले आते हैं। और बांसवाड़ा सबसे दक्षिण में जिला है, ये बांसवाड़ा जिला सबसे दक्षिण में, जो कि कर्क रेखा के पास में स्थित है, दक्षिण में आता है। तो मैप भरना आपको यहाँ पे सिखाया गया है एक वीडियो में, आप उसको देख लेना। आप कमेंट करके बताना कि इसमें से आपका ज़िला कौन सा है, और अभी वर्तमान में राजस्थान में कितने ज़िले हैं। अभी वर्तमान में राजस्थान में कितने ज़िले हैं, अब तो जिलों की संख्या बतानी है, आपको संभाग की संख्या बतानी है। राजस्थान में ज़िले कितने हैं अभी वर्तमान में, और अभी वर्तमान में संभाग कितने हैं। फिर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार से है, उद्योग का अर्थ बताते हुए विनिर्माण को समझाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके वापस क्वेश्चन आएगा ये। तो उद्योग का मतलब क्या होता है, उन सभी आर्थिक गतिविधियों से है जो वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, खनिजों का निष्कर्षण करती। तो ये आपको याद रखना है कि उद्योग का मतलब होता है वस्तुओं का उत्पादन करना, खनिजों का निष्कर्षण करना, या फिर सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। और पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग हैं। तो उद्योग में क्या क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, खनिजों का निष्कर्षण होता है, सेवाओं की व्यवस्था होती है, ये सभी उद्योग में शामिल होते हैं। बात कर लेते हैं विनिर्माण की, तो विनिर्माण एक द्वितीय एक्टिविटी है, द्वितीय क्रियाकलाप है। विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मान लो लुगदी है, लुगदी कागज़ के रूप में तथा कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में, यह विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरण को प्रदर्शित करता है। आपको कमेंट करके बताने कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्रियाँ किस जिले में है, ठीक है, और किस उद्योग को उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, कमेंट करके बताना किस उद्योग को उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। कमेंट करके इसका उत्तर आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि सुनहरा रेशा के रूप में किसको जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न छपेगा आपके यूं कहीं वापस। इस फसल को उगाने की आवश्यक मौसमी परिस्थितियों को समझाइए। तो सुनहरा रेशा क्या है, जो जूट होता है पटसन, जिसको गोल्डन फाइबर कहते हैं, सुनहरा रेशा कहा जाता है। और इसको उगाने की कौन कौन सी मौसमी परिस्थितियाँ हैं वो देख लेते हैं। तो पटसन को उगाने के लिए आवश्यक मौसमी परिस्थितियाँ निम्न प्रकार से हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। एक तो आपको जलोढ़ मृदा का नाम याद रखना है, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, जलोढ़ मृदा, और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी प्रमुख उत्पादक देश हैं। सबसे ज़्यादा पटसन कहाँ उत्पादित होता है, तो एक तो अपने भारत में उत्पादित होता है, और एक अपना पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, जो कि भारत में ही हुआ करता था पहले, फिर 1971 में जो इसको अलग किया था। तो ये बांग्लादेश एक भारत का पड़ोसी देश है जहाँ पर पटसन सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। फिर बात कर लेते हैं समानता के अधिकार की। तो अगला प्रश्न समानता का अधिकार है। समानता का मतलब क्या होता है, कानून की नज़र में सभी लोग बराबर है। समानता का मतलब क्या होता है, बराबर है। तो समानता का अधिकार ये कहता है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, अर्थात सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर भी सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में भी राज्य किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं कर सकता है। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं। छुआछूत की जो प्रथा है, इसका उन्मूलन कर दिया गया है अनुच्छेद 17 में, तथा राज्य का कोई भेदभावजनक पदवियां प्रदान नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार से समझाया गया है। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार से समझाया गया है। धर्मनिरपेक्षता, इसको पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, यानी कि भारत के संविधान के अनुसार
केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में निम्नलिखित बातों का ख्याल रखा जाएगा कि एक तो ये कि कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, सभी को समानता का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो कोई भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं रहेगा। दूसरा ये है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, ये भी आपको ध्यान रखनी है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को नहीं दबाएंगे। और अगला प्रश्न ये पॉइंट है कि राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। आपकी मर्जी हो, जिस धर्म को अपना सकते हैं, स्वतंत्र है आप इसमें। तो ये सारी बातें धर्मनिरपेक्ष राज्य में कहा गया है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म की आप बुराई नहीं कर सकते। तो ये आप इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट जो है 22वां प्रश्न है कि राजस्थान के हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। तो हथकरघा उद्योग क्या होता है देख लेते हैं। हथकरघा जो उद्योग होता है वो अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरणों के द्वारा किया जाता है। जैसे ऊनी शॉल बनाना, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का जो निर्माण है वो हथकरघा में किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर एक समाज होती है जो कि ये कार्य हथकरघा का जो कार्य वो सबसे ज़्यादा करती है, जो दरिया बनाने का काम करती हैं और साड़ी बनाने का कार्य करते हैं, ऊनी शॉल वगैरह, निवार, दरिया ये बनाने का कार्य करते हैं, उनको बुनकर कहा जाता है। प्राचीन समय में पुश्तैनी कार्य किया करते थे। जैसे अब तो लगभग समाज ने इसका जो कार्य वो छोड़ दिया है, मशीनों से काम होने लग गया है। जैसे पहले जो प्रजापत समाज होते हैं, प्रजापत जिनको कुम्हार कहा जाता है, वो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन अब जो उनका जो काम है वो धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है। तो इसी प्रकार से अलग अलग जो छोटे छोटे उद्योग है वो अलग अलग समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा किया जाता था। तो ये बुनकर जो समाज है इनके द्वारा साड़ी बनाने का कार्य, दरिया बनाने का कार्य, निवार ये एक कुटीर छोटे उद्योग के रूप में अपना घर पे सारे कार्य करते हैं। जैसे एक समाज होते हैं सुथार के दो या जांगीड़ के दो, ये लकड़ी का जो फर्नीचर का जो कार्य है वो करते हैं। तो ये अलग अलग समाज के पहले जो अलग अलग कार्य किया करते थे। आजकल तो सारा काम मशीनों से होने लग गया है, पहले सारा काम ये हाथ से ही करते थे। चाहे कोई फर्नीचर, घर के जो कोई दरवाजे बनाने हो, खिड़कियाँ बनानी हो, तो सारा काम ये जांगीड़ या फिर सुथार समाज करते थे। तो आज तो ज़माना चेंज हुआ है, लोग बाग जिसमें इन कामों को धीरे धीरे छोड़ कर जो इसी काम को बड़े लेवल पे जो मशीनों के द्वारा कर रहे हैं। बात कर लेते हैं सूती उद्योग, ऊनी और रेशम के धागों को। तो इन सभी से सूती, ऊनी, रेशम, इन धागों से विभिन्न सब प्रकार के जो वस्त्र, दरियाँ, कंबल, चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। और ऊनी खादी में जैसलमेर की बरंडी प्रसिद्ध है और बीकानेर का कंबल प्रसिद्ध है, और जैसलमेर और जोधपुर के मरीनो खादी प्रसिद्ध है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थान के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। और एक जयपुर की पाव रजाई फेमस है। जयपुर की पाव रजाई क्या होता है? पाव का मतलब उसका जो वजन है वो 250 ग्राम ही है। पाव 250 ग्राम की रजाई है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपकी फिशिंग क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फिशिंग वाला भी। फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग एक प्रकार की ठगी का तरीका है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा फिशिंग क्या है, तो फिशिंग एक प्रकार की ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थानों का नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं, और इस तरह के मेल का उद्देश्य ज़रूरी डाटा को चुराना होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना, नेट बैंकिंग की जानकारी लेना, ये फिशिंग में किया जाता है। लोगों को जालसाजी में डाल के धोखेबाजी से इनके पैसे वगैरह निकाल लिए जाते हैं। फिर आपके प्रश्न आएंगे निबंधात्मक प्रश्न। 8 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, 23वां, 24वां और 25वां, जिसमें आपके 2 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के। ये आपके अथवा में प्रश्न आएगा, तो जैसे 2 अथवा में आएंगे, 2 में से आपको एक अथवा में किसी एक को ऊपर चयन करना है। तो पहला प्रश्न आपकी ये है कि बंगाल विभाजन के से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको गति कैसे प्राप्त हुई। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गति मिलना, ये बात है सन 1905 की। उस समय तत्कालीन जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और उस समय बंगाल का जो इसका जो वायसराय था वो कौन था? तो ये वायसराय थे उस समय लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय इन बंगाल का विभाजन हुआ था। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। आज जैसे राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है,
वैसे उस समय ब्रिटिश भारत में ये जो बंगाल है वो सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। इस बंगाल में आज का उड़ीसा भी आता था, बिहार भी आता था, और ये सभी बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। अंग्रेज़ों के अनुसार बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य प्रशासकीय सुविधा है। जैसे अभी राजस्थान में नए जिले बना दिए गए कि जिलों का जो बंटवारा, वो जिलों को तोड़ करके छोटे छोटे जिले बना दिए गए। इसका कारण क्या है? प्रशासकीय सुविधा। मान लो कई जिले ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय से 100 150 किलोमीटर तक की दूरी पर उनको आना जाना पड़ता है। तो कई जिले ज़्यादा दूरी पर होने के कारण उन लोगों की सुविधा के लिए उनको छोटा जिला बनाकर दे दिया। जैसे अभी बात करें मैं बात करता हूँ चित्तौड़गढ़ ज़िले की। तो चित्तौड़गढ़ ज़िले में एक स्थान पड़ता है रावतबाटा, भैंसरोडगढ़ में आता है। तो रावतबाटा इनका जो जिला मुख्यालय है वो चित्तौड़गढ़ पड़ता है। तो रावतबाटा के जो लोग हैं वो चित्तौड़गढ़ आने में इनको लगभग है जो 100 से 110 से 120 किलोमीटर से ज़्यादा इनको ट्रेवल करना पड़ता है। अगर किसी का जिला मुख्यालय पे काम है तो उनको 100-150 किलोमीटर आना जाना पड़ता है। आने का जाने का 300 किलोमीटर तक पड़ता है। लेकिन मात्र यहाँ से चित्तौड़गढ़ में ये जो रावतबाटा है, इनका जो मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूर पर है जो कोटा है। तो अब इनका जो प्रशासकीय जो सुविधा है उसके कारण ये कभी कभी आपको जो देखने को मिलेगा कि रावतबाटा को भी जो कोटा ज़िले के साथ में या फिर इसको अलग ज़िला बना देंगे। तो ये लंबी दूरी के कारण या प्रशासकीय सुविधा के कारण लोगों की सुविधा के लिए जो बड़े बड़े ज़िले उनको तोड़ करके छोटे छोटे ज़िले बनाए जा रहे हैं। जैसे अभी भी 19 ज़िले बनाए गए थे, फिर उनको तोड़ करके कुछ ज़िलों समाप्त कर दिया था, और अभी वर्तमान में कितने ज़िले रह गए? अभी वर्तमान में 41 ज़िले ही रह गए। संभाग पहले 10 बना दिए थे, अब वापस 7 ही संभाग रह गए हैं। तो इसका बंगाल का विभाजन क्यों किया था? तो इसका अंग्रेज़ों के अनुसार देखो, ये बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य प्रशासकीय सुविधा थी, परंतु इसके पीछे अंग्रेज़ों की जो मुख्य उद्देश्य हैं वो बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना था और बंगाली जनता को बांटना था। लोगों को बांटने का काम था ये, इसलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर का फैल गया था और मध्यमार्गीय और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, जनप्रतिनिधि के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया गया है कि आप विदेशी कपड़ों की होलियां जलाओ और स्वदेशी अपनाओ। सारी चीज़ें स्वदेशी अपनाओ, अपने देश में निर्मित जो वस्तुएं उनका उपयोग करो, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी कपड़े, शक्कर और अन्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जगह जगह पर विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई और अपने देश में ही बनी वस्तुओं को उपयोग करने के लिए जन जागरण किया गया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य क्षेत्रों में इसके जो भारी अनुगूंज है वो सुनाई दी थी। तो बंगाल में तो ताकतवर ये था ये आंदोलन, इसकी जो गूंज है वो बाकी क्षेत्रों में भी सुनाई दी थी। तो ये आपका प्रमुख है जो इसमें बंगाल विभाजन में राष्ट्रीय आंदोलन की गति रहेगी। फिर बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति की। तो 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें भारतीय शासन प्रणाली में क्या क्या बदलाव किया गया था, क्रांति के बाद में क्या क्या परिवर्तन आया वो आपको पूछा जा रहा है। तो देखो, इसमें आपको याद रखना है कि 1857 की जो क्रांति है ये कब होती है? ये 1857 में होती है। अब शुरुआत कहाँ से होती है? भारत की बात करें तो भारत में जो शुरुआत है वो 10 मई को होती है। 10 मई 1857 को ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसकी जो शुरुआत है वो 28 मई को 1857 को अपने राजस्थान में अजमेर पड़ता है, और अजमेर में एक छावनी पड़ती थी उस समय, नसीराबाद। अभी भी नसीराबाद है, वहाँ पे छावनी है नसीराबाद में, पुलिस का जो कैंप है, आर्मी का ये कैंप लगा रहता है। देखा होगा आप, जो अजमेर वाले जो हैं वो जानते हैं। अब आर्मी की गाड़ियाँ नसीराबाद में खूब आती जाती क्योंकि वहाँ पे आर्मी के कैंप है। आर्मी हो गया, ब्यावर हो गया, ये सभी यहाँ पे पहले छावनी हुआ करती थी, आर्मी की छावनी हुआ करती थी। आज भी जो आप में से कोई नसीराबाद का है स्टूडेंट तो कमेंट करके बताना कि क्या आप आज भी जो नसीराबाद में छावनी को देखते हैं या आर्मी के जवान देखते हैं। आपको वहाँ पे खूब सारे जवान देखने को मिलेंगे छावनी में। तो ये 28 मई 1857 को राजस्थान से शुरुआत होती है क्रांति की, और नसीराबाद से इसकी शुरुआत होती है। भारत की बात करें तो सबसे पहले भारत में मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। 10 मई 1857 का ये टाइम आपको याद रखना है, दिनांक आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए थे इस क्रांति के बाद में। एक तो 1858 में ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित किया था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गए थे।
यानी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी पहले हुआ करती थी उसके सभी जो अधिकार है वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गए थे। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया था। पहले एक कंपनी के जरिए भारत पे कंट्रोल था, लेकिन अब सीधा ही कंट्रोल किसके हाथों में आ गया? ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो भारत का मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए इंडिया काउंसिल का गठन किया गया और भारत के गवर्नर जनरल को वायस राय का ओहदा दिया गया। यानी कि पहले भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको क्या कर दिया? वायस राय का पद दे दिया गया था। एक तो ये बदलाव आया था। दूसरा बदलाव ये है कि भारतीय शासकों को ब्रिटिश शासन के अधीन उनके क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार है उसको सुनिश्चित किया गया था। उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी मिल गई थी, ठीक है। और ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों के अनुपात को कम कर दिया गया था, क्योंकि सैनिकों ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया था। खूब सारे सैनिकों ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया था, जबकि यूरोपीय जो सिपाहियों हैं उनके अनुपात को बढ़ाया गया था। यानी कि आर्मी में भारत के लोगों की संख्या को कम किया गया था और बाहर के जो अंग्रेज़ के जो आर्मी थे उनको यहाँ पे ज़्यादा भर्ती किया गया था। ये क्रांति के बाद की घटना है। और सेना में अब गोरखा, सिख, पठानों का अनुपात बढ़ाया गया था। गोरखा, सिख, पठान इनके जो अनुपात है उनको 1857 की क्रांति के बाद में बढ़ाया गया था। मुसलमानों की ज़मीन संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह एवं शत्रु की दृष्टि से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों ने भारतीय रिवाज, धर्म और सामाजिक प्रथाओं का सम्मान करने का फैसला किया कि जो भी भारत के जो रिवाज है, रीति रिवाज है, भारत में जो भी धर्म है, जो भी सामाजिक प्रथाएं हैं, उनका सम्मान करने का फैसला लिया गया। और जमींदार और भूस्वामियों की रक्षा करने और ज़मीन पर उनके अधिकारों को सुरक्षित करने की नीतियाँ बनाई गई। ये सारा काम 1857 की क्रांति के बाद में हुआ था। फिर बात कर लेते हैं रोलट एक्ट की। इसके देखो अथवा में 2 क्वेश्चन आएंगे। अथवा से पहले 2 क्वेश्चन होंगे। इन दोनों में से कोई या तो अथवा से पहले वाले दोनों करने या फिर अथवा के बाद वाले जो 2 क्वेश्चन उनको आपको करना है। तो पहला देख लेते हैं, ये रोलट एक्ट पर आपको टिप्पणी लिखनी है। रोलट एक्ट क्या है? तो रोलट एक्ट 1919 में आया था और औपनिवेशिक सरकार ने रोलट कानून को पारित किया था। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। इसमें क्या है कि आप बिना किसी कारण से लोगों को गिरफ्तार कर लेते थे। तो इस कानून में भारतीयों में तीव्रता से आक्रोश उत्पन्न हुआ और गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह का आह्वान किया था। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आप इस कानून का विरोध करें और इसका विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को एक अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान और यातना दिवस मनाया गया। हड़तालें की गई, आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। फिर बात कर लेते हैं कि रोलट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह पर जुलूस निकाले गए, हड़तालें की गई, इनका आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। सरकार द्वारा अनेक स्थानों पर आंदोलनकारियों पर लाठियाँ, गोलियाँ चलाई गई, अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये किस में हुआ था? रोलट सत्याग्रह में हुआ था। और इसी के कारण 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था और इस दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा, इस अंग्रेज़ का नाम याद रखना, खुखार, ये जो डायर है इसका नाम याद रखना, इसने जो अमृतसर में जलियांवाला बाग में जो किया गया हत्याकांड है वो इसी दमन का एक हिस्सा था कि गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें कई सारे जो नित्य लोग थे वो इसमें मारे गए थे, शहीद हो गए थे। तो इस हत्याकांड का जो आपको एक तो डेट याद रखनी है, 13 अप्रैल की घटना है ये। उस दिन त्यौहार कौन सा था? तो बैसाखी का त्यौहार था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। आपको पता है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल भी है जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये पंजाब में आता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? स्वर्ण मंदिर ये पंजाब में है। और पंजाब के कहाँ पे आता है? ये अमृतसर में आता है। अमृतसर, आपके जलियांवाला बाग, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? तो याद रखना, इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अवध के जो बागी भूस्वामी थे उनसे समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या क्या काम करवाया था। तो देखो, पहला तो आपको याद रखना है कि अंग्रेज़ों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों की घोषणा की कि अगर आप जो वफादार रहेंगे तो आपके लिए इनाम की घोषणा की जाती है।
अंग्रेज़ों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे उन्हें अपनी ज़मीन पर पारंपरिक अधिकार का उपभोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। आपको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा, आप अपनी भूमि का उपयोग कर सकेंगे। जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया गया उनसे कहा गया कि यदि किसी अंग्रेज़ की हत्या न की हो तो वे आत्मसमर्पण करना चाहते हो तो उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। ज़मीन पर उनके दावे तथा अधिकार का विरोध नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों और नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उनको फांसी पर लटका दिया गया। फिर आपके प्रश्न नंबर 24 है। देखो 24वें प्रश्न में ये है कि भारत में अदालतों की संरचना को समझाइए कि भारत में अदालत कौन से स्तर पर हैं। तो भारत की अदालतों का जो स्तर है वो इस प्रकार से रहेगा कि भारत में 3 अलग अलग स्तर पर न्यायपालिकाएँ होती हैं। सबसे निचले स्तर की न्यायपालिकाएँ, ठीक है, फिर आपके उच्च न्यायालय होता है और फिर सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो सबसे निचले स्तर पे जिला स्तर पे होती है। ये कहाँ पे होती है? जिला अदालत कहते हैं इनको। और सबसे निचले स्तर पर जो बहुत सारी अदालतें होती हैं जिनको अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालतें कहा जाता है। ये अदालतें जिले या तहसील स्तर पर किसी शहर में होती हैं। इन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। इन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। ये न्यायालय बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करते हैं। फिर बात कर लेते हैं दूसरे जो कि राज्य स्तर पर होते हैं। एक एक राज्य का एक एक उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है। जैसे अपने बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में है। इसकी एक बेंच, इसकी एक शाखा जो है, इसकी एक बेंच जो है शाखा है वो जयपुर में है। हाई कोर्ट की जो बेंच है वो कहाँ पे है? जयपुर में है। लेकिन सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है, न्यायिक जो अदालत है राजस्थान की, वो हाई कोर्ट जोधपुर में है। तो जोधपुर ये भारत का एक माना हुआ हाई कोर्ट है और मध्य स्तर पर एक उच्च न्यायालय होता है जिसको हाई कोर्ट कहा जाता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, वह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। यह किसी भी राज्य की, जैसे राजस्थान का सबसे बड़ा न्यायालय ये जो कि हाई कोर्ट है। जो भी होते हैं मुकदमे वगैरह वो सभी जो बड़े बड़े मुकदमे इनका हाई कोर्ट में निपटारा किया जाता है। जैसे आपने ब्लैक बक वाला जो आप देखा होगा, हिट एंड रन वाला मामला, सलमान खान आज भी जो है वो हाई कोर्ट यानी कि जोधपुर में अपनी पेशी के लिए आते हैं। तो ये हाई कोर्ट से, जोधपुर से संबंधित हैं। चाहे वो आसाराम बापू वाला जो मैटर हो, प्रकरण हो, वो भी मामला यहीं पे चल रहा है। तो कई सारे बड़े बड़े जो मैटर हैं वो उच्च न्यायालय जोधपुर में चल रहे हैं। तो ये राजस्थान का एक हाई कोर्ट है जो कि जोधपुर में स्थित है। नाम आपको याद रखना है। इसकी जो शाखा है वो आपकी कहाँ पे है? जयपुर में है। अगला जो है वो सबसे बड़ा, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, न्याय पंचायत, वो कहाँ पर है? वो न्याय की जो संस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय है। इस सर्वोच्च न्यायालय को अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे अपने देश का? वो नई दिल्ली में है। तो उच्च न्यायालयों से ऊपर एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत होती है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो भी आदेश होते हैं या जो भी फैसले होते हैं वो पूरे देश को मान्य होते हैं और बाकी सारी अदालतों को भी मानना होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थित है? सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना। और हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है। अपने राजस्थान की बात करें तो जोधपुर में है। आप बाकी अलग अलग राज्यों की जो हाई कोर्ट है वो अलग अलग जगह पे अपने अपने अधिकतर जो अलग अलग जो शहर होते हैं वहाँ पे होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, आपके अगला प्रश्न ये है कि संसद में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है इसको आपको समझाना है। संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाना है। तो संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून कैसे बनते हैं वो आपको बताना है। तो देखो, संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया, जो भी कानून बनते हैं वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया निम्नवत आगे बढ़ती है। सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह द्वारा जो किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्ट, अखबार के संपादकीय, रेडियो प्रकरण और आम सभाओं के जरिए व्यक्त की जाती है। इन संचार माध्यमों के जरिए यह संसद तक पहुंचती है बातें, और कानून को अमल में लाने तो पक्ष और विपक्ष इस पर बहस करते हैं, बातचीत करते हैं। इसके बाद में कानून संसद के सदस्यों पर पारित होता है और उनका अनुमोदन किया जाता है। इसके बाद में फिर राष्ट्रपति जी इसके ऊपर क्या करते हैं? जिसका जांच करते हैं और उनकी सहमति के बाद में वो जो कानून है वो देश में लागू किया जाता है। तो कोई भी
कानून बनने की जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से रहती है। आप अभी कमेंट करके बताना कि भाई हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उनका नाम क्या है, कमेंट करके बताना है। भारत के भी वर्तमान में जो महिला राष्ट्रपति हैं तो उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। इसके 8वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि संसद कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करती है, समझाइए। तो संसद जो है वो उसका संसद का जो कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसा होता है वो बताना है। तो प्रश्नकाल के माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और इसके ज़रिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संसद द्वारा सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों, इनकी कमियों के प्रति इनको बताया जाता है, आगाह किया जाता है। और सरकार से सवाल पूछना किसी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी होती है। सांसद क्या होते हैं, जो संसद में बैठते हैं उनको सांसद कहते हैं। जो पार्लियामेंट में बैठते हैं उनको एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। उनको हिंदी में सांसद कहते हैं और अंग्रेजी में इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कहा जाता है शॉर्ट में। तो ये आपको याद रखना है। जो विधानसभा में बैठते हैं उनको विधायक कहते हैं। विधानसभा में जो बैठते हैं उनको, विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है, उनको एमएलए कहते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इनको कहा जाता है। तो लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन के लिए विपक्षी दल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये अदा भी करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। सांसदों के प्रश्नों के चलते सरकार चुस्त रहती है। इनके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिनके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें कि किस प्रकार से संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका की आपको विशेषता बतानी कि स्वतंत्र जो न्यायपालिका होते हैं, जजमेंट होता है, न्याय होता है, उसका विशेषता क्या है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या क्या विशेषताएं। एक तो न्यायाधीश बाहरी दबाव से मुक्त होना चाहिए, है ना, किसी का पक्षपात नहीं होना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत का फैसला इसमें देना चाहिए। मामले का निष्पादन निष्पक्ष और कानून के मुताबिक होना चाहिए और न्यायाधीशों का कार्यकाल भी सुरक्षित होना चाहिए। इसके अलावा न्यायाधीशों की सेवा शर्तें, पेंशन, सेवानिवृत्ति की आयु कानून के द्वारा सुरक्षित होती है। न्यायाधीशों की पदोन्नति उनकी आयु, निष्ठा, अनुभव के आधार पर मिलती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। तो ये सारे काम उसमें आप कारण विशेषताओं के रूप में लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका कि 1857 की क्रांति में असफलता के प्रमुख कारण कौन से थे। ऐसे क्या कारण थे कि हमारा जो देश है 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन क्रांति इसकी जो शुरुआत है वो 1857 में हो गई थी। उस क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या थे वो आपको बताना है। अगर ये कारण नहीं होते तो हम 1947 में आज़ाद नहीं होगी, कब आज़ाद हो जाते हैं, 1857 में ही आज़ाद हो जाते थे। लेकिन ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके कारण हमें आगे के 90 साल तक और जो अंग्रेज़ों की गुलामी सहनी पड़ी और इसके बाद में फिर कई जो क्रांतिकारियों ने, अपने देशभक्तों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण का न्यौछावर किया था, कई शहीद हो गए थे, तब जाकर हमें 1947 में यह आज़ादी मिली थी। तो क्या क्या कारण थे जिनके कारण 1857 की क्रांति असफल हुई थी। पहला जो कारण ये है कि अधिकांश राजा महाराजा के द्वारा अंग्रेज़ों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया था। कि यहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो तो बगावत कर रहे थे, ठीक है, क्रांति कर रहे थे, लेकिन जो यहाँ के राजा महाराजा थे उस समय उन्होंने अंग्रेज़ों का सहयोग किया था, भरपूर सहयोग किया था। जैसे बात करें स्वरूप सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी थे, इन्होंने तो अंग्रेज़ों का खूब सहयोग किया था, है ना, इन्होंने अंग्रेज़ों का खूब सहयोग किया था। बीकानेर के जो सरदार सिंह थे वो सेना लेकर भारत से, राजस्थान से बाहर चले गए थे अंग्रेज़ों का सहयोग करने के लिए। ऐसे कई राजा महाराजा थे, अधिकांश राजा महाराजाओं ने अंग्रेज़ों का सहयोग ही किया था। इस कारण भी क्या है कि वो क्रांति असफल हो गई थी। दूसरा कारण ये कि क्रांति निर्धारित समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी। किसी एक समय पर सभी जगह पे क्रांति जो आपकी प्रारंभ नहीं हुई थी, अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर क्रांति हुई थी। तो उसको दबाने में, उन क्रांतिकारियों को दबाने में अंग्रेज़ों को जो फ़ायदा मिल गया था, अलग अलग जगह पे सारे अंग्रेज़ फैल गए थे। तो क्रांति निर्धारित समय से पूर्व ही आरंभ हो गई थी। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई, यानी कि सब जगह पे क्रांति नहीं हुई थी, केवल कुछ गिनी चुनी जो छावनियाँ हैं वहाँ पर हुई थी और कुछ गिने चुने जो स्थान है वहाँ पर इसका जो क्रांति का जो शुरुआत हुई थी। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर हुआ था। कोटा में विद्रोह अलग समय पर हुआ था, नसीराबाद में अलग समय पर हुआ था, भरतपुर, धौलपुर, टोंक इन सभी में अलग अलग समय पर ये इसका जो
शुरुआत हो गई थी, इस कारण से ये असफल हो गया था। पांचवें प्रश्न की बात करें तो क्रांतिकारियों के मध्य कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव था। यानी कि क्रांतिकारियों के बीच में जो कोई ऐसा लीडर नहीं था इनका जो इनको एक साथ लेके चल सके, तो ये भी एक प्रमुख कारण था। लीडरशिप की भी कमी थी, कुशल नेतृत्व, संगठित नेतृत्व के इसमें अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल का अभाव था, सभी क्रांतिकारी तालमेल नहीं कर पा रहे थे और साथ ही इनके पास साधनों की भी कमी थी। फिर बात कर लेते हैं कि मारवाड़ की, मेवाड़ की और जयपुर की, ये जो प्रमुख 3 रियासतें थी, 3 प्रमुख बड़े बड़े शासक थे ये, इन्होंने जो तात्या टोपे थे इनका सहयोग नहीं किया था। इस कारण भी 1857 की क्रांति असफल रही थी। तो ये प्रमुख कारण है, 7 कारण आप इसमें याद रखेंगे। इन कारणों से राजस्थान में 1857 की क्रांति असफल हुई थी। अगर ये 7 कारण नहीं होते, है ना, तो ये अगर नेगेटिव नहीं होते, ये पॉजिटिव होते हमारे लिए, तो हम 1947 में नहीं आज़ाद होके 1857 में ही आज़ाद हो जाते थे। बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न टिप्पणी लिखनी है राजस्थान की चित्रकला शैली की। तो राजस्थान की चित्रकला शैली में आपको याद रखना है, एक बनी ठनी का नाम आपको याद रखना है। तो ये राजस्थानी चित्रकला शैली में एक नाम आता है बनी ठनी। तो बनी ठनी चित्रकला शैली किस चित्रकला से संबंधित है वो आपको कमेंट करके बताना है। एक इसका चित्रकार कौन था, बनी ठनी का जो चित्रकार है वो कौन था, इसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। इसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। आपने कुंभ में देखा होगा मोनालिसा, वो कुंभ जो मोनालिसा है वो वायरल गर्ल है, तो उनको भारत की ये जो बनी ठनी पेंटिंग है इसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। तो आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर ये इसका पहला है अथवा में कि राजस्थानी चित्रकला शैली है, इसमें आपको ऐतिहासिक काल में चित्रकला का संपन्न हुआ था और कलात्मकता में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव दिखता है। कला राजदरबारों तक सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए थे। तब राजस्थानी शासकों ने उन्हें आश्रय दिया और मुगल चित्रकारों ने स्थानीय कलाकारों और चित्र परंपरा के अनुसार काम करके नया चित्र शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई थी। और राजस्थान की चित्र शैली में विभिन्न शैलियाँ हैं, इनकी अलग अलग पहचान बनाती हैं। विभिन्न रियासतों की विकसित चित्र शैली अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहाँ की जो एक स्थानीय शैली बन गई है। इन शैलियों का रंग, पृष्ठभूमि, पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना गया, तो ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। फिर आपका इसमें अगला प्रश्न है, इसमें आपको टिप्पणी लिखनी है नगरीय प्रशासन पे। तो नगरीय प्रशासन के 3 रूप होते हैं, याद रखना। जो नगरीय प्रशासन है उसके 3 रूप होते हैं। कौन कौन से 3 रूप हैं? नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। तो इसके लिए आपको याद रखना है नगर पालिका कहाँ पे बनेगी, नगर निगम कहाँ बनता है, नगर परिषद कहाँ बनता है। तो इनकी जनसंख्या आपको याद रखनी है कि वे बड़े शहर जहाँ जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा होती है और सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा की हो, तो उसको नगर निगम बनाया जाता है। फिर जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख से कम होती है, वहाँ पे नगर निगम, नगर परिषद स्थापित किया जाते हैं। वे शहर जहाँ की जनसंख्या 15,000 से 1 लाख तक के बीच होती है, वहाँ पे नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं। तो शहर के अलग अलग क्षेत्रों को बांटा जाता है, इसको वार्ड कहा जाता है, और हर वार्ड में वहाँ के एक जनप्रतिनिधि चुनता है या पार्षद चुनता है। ठीक है, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, पार्षद या फिर इनको वार्ड पंच कहा जाता है। तो वे अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, अध्यक्ष का भी और उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको महापौर कहते हैं, और नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहते हैं, और नगर पालिका बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है उसको नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है। तो ये आपको इनके नाम याद रखना है। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको महापौर कहते हैं, मेयर भी कहा जाता है इसको, महापौर को अंग्रेजी में मेयर कहते हैं, और नगर परिषद का जो सभापति अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहते हैं, और नगर पालिका बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है उसको नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है। तो एक तो आपको ये बताना, ये तो आपके नगरीय प्रशासन है। आपको ग्रामीण प्रशासन की बात करें, स्थानीय प्रशासन की बात करें, तो जिसमें आपके आता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो जिला प्रमुख बनते हैं, और पंचायत समिति में क्या होता है, पंचायत समिति में प्रधान होते हैं, और ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, उसका कमेंट करके आपको बताना है। तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपके अथवा में है कि 1857 की क्रांति
कि राजस्थान में प्रसार को समझाइए। तो 1857 की क्रांति राजस्थान में प्रसार, इसे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहला तो है कि नसीराबाद का विद्रोह। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? तो 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। बात करें नीमच की, तो नीमच छावनी पहले राजस्थान में हुआ करती थी, अभी एमपी में है, ये मध्य प्रदेश में आती है नीमच। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, याद रखना नाम इनका, मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह किया था। ठीक है, नीमच में किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो नीमच में जो विद्रोह हुआ था वो मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। फिर बात करें एरेनपुरा विद्रोह हुआ था, तो एरेनपुरा का जो विद्रोह है वो 21 अगस्त 1857 को हुआ था। एरेनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में जो इसका बिगुल बजा दिया था। अववा का विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अववा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, इनके द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया था। और यहाँ पर अववा, असोब, आलियावास, लांबिया गुलर, रुडावास परगनों ने के सैनिकों ने उनका साथ दिया था। और यहाँ पर जो एक अंग्रेज़ अधिकारी था मैक मोसन, जो पॉलिटिकल एजेंट था मारवाड़ का, मैक मोसन, और मैक मोसन की गर्दन काटकर अववा के किले पे टांग दी थी। तो ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना, ही अववा के ही ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत। अववा की जो माता जी हैं, जिनको 1857 की क्रांति कहा जाता है, सुगाली माता। कौन सी माता जी हैं? सुगाली माता। इनको 1857 की क्रांति का माता जी कहा जाता है। कोटा में विद्रोह, तो कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को होती है और लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के नेतृत्व में यहाँ पे क्रांति शुरू होती है। इसके अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थान थे जहाँ पर क्रांतिकारी का शंखनाद हो गया था, जैसे बनेड़ा है। बनेड़ा कहाँ पे आता है? बनेड़ा आपको पता होगा भीलवाड़ा में आता है। बनेड़ा भीलवाड़ा में आता है। बनेड़ा के बाद में कोठारिया है जो कि राजसमंद में आता है। इसके अलावा सलूम्बर है। ये सभी सलूम्बर अब तो नया जिला बन गया, पहले उदयपुर में आता था। तो यहाँ के क्रांतिकारियों के जो शरण स्थल ये बने हुए थे। ठीक है, तो ये भी आपको नाम याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं, टिप्पणी लिखनी है आपको ग्राम पंचायत के ऊपर। तो ग्राम पंचायत के ऊपर और राजस्थान में मूर्ति कला के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो देख लेते हैं ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है। ग्राम पंचायत जो होती है वो लोकतंत्र की प्रथम इकाई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि लोकतंत्र की प्रथम इकाई किसको कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत को कहा जाता है। इसमें कौन कौन होते हैं ग्राम पंचायत में? तो वार्ड पंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं और सरपंच मिलकर इसका गठन करते हैं। और इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाते हैं। आपको भी पता ही होगा कि सरकार ने जो इनका अभी जो चुनाव है उसको आगे बढ़ा दिया है पंचायतों का। बाकी तो अभी जनवरी में सरपंचों के चुनाव हो गए होते हैं। तो ये अभी इसका जो कार्यकाल है वो थोड़ा सा 1 साल आगे बढ़ाया गया था। तो पंचायत का जो कार्यकाल है वो कितना साल होता है? 5 साल होता है। यानी कि सरपंच का कार्यकाल 5 साल होता है। लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा निर्धारित समय से पहले भी हटाया जा सकता है। तो अगर आपके पंचायत के जो सरपंच साहब हैं वो अगर अनियमितता पाई जाती है उनके कामों में, या फिर वो भ्रष्टाचार का कोई काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि नुकसान होता है, कोई अनलीगल काम करते हैं, तो उनको फिर जो समय से पहले भी हटाया जा सकता है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके ग्राम पंचायत के सरपंच का नाम क्या है, आपके सरपंच साहब कौन है ना? कमेंट करके बताना। अपनी ग्राम पंचायत के जो सरपंच है उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। और उनका कार्य कैसा है, उनका कार्य करने का तरीका कैसा है, क्या उन्होंने अपने पंचायत में विकास करवाया, आपके कोई काम करवाया आपके गांव में, इसका भी आप जो विवरण दे सकते हैं। तो वो जो काम करवाते हैं वही ग्राम पंचायत के काम होते हैं। तो कमेंट करके बताना कि आपके गांव में सरपंच महोदय के द्वारा कौन कौन से कार्य करवाए गए। तो वो काम आपके ग्राम पंचायत के कार्यों में भी शामिल होंगे। आपके प्रश्न आएगा तो आप उसको लिख पाएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ग्राम पंचायत में एक सचिव का कार्य एक सरकारी कागजातों का रिकॉर्ड रखना होता है। सचिव जो होता है उसको वीडीओ कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? वीडीओ कहा जाता है, विलेज डेवलपर ऑफिसर। इसका मतलब ये ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? ग्राम विकास अधिकारी कहा जाता है वीडियो को। जबकि बीडीओ अलग होता है, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ये पंचायत समिति स्तर पे होते हैं। वीडियो ग्राम पंचायत लेवल पे होते हैं। इसको सचिव कहा जाता है, पंचायत की सचिव होते हैं ये। और बैठक की कार्यवाही को लिखते हैं। और ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम 2 बैठक आवश्यक रूप से होती है। ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर बात कर लेते हैं मूर्ति कला की। तो मूर्ति कला बहुत ही अपने राजस्थान में एक स्थान है मोलेला। क्या नाम है? मोलेला। मोलेला जो कि राजसमंद में पड़ता है।
कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद में। तो राजसमंद में एक स्थान पड़ता है मोलेला, जो कि टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के बर्तनों के लिए, मिट्टी की मूर्तियों के लिए फेमस है। आप में से कोई हो राजसमंद से तो आप मोरेला के बारे में जानते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। खूब सारी दुकानें मिल जाएगी आपको मोरेला में, और मिट्टी के बर्तन मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पे बनाई जाती हैं, जो टेराकोटा के लिए फेमस है। गुप्तकालीन मूर्तिकला परंपरा के प्रभाव में राजस्थान में भी रहा है, और राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि के साथ जैन धर्म को भी राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था। इनके मंदिर एवं मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं, और शैव मूर्तियाँ, वैष्णव मूर्तियाँ, शाक्त मूर्तियाँ, जैन मूर्तियाँ, ये प्रमुख अलग अलग मूर्तियाँ हैं। मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास, विभिन्न मुद्राओं में उत्कीर्णता इस युग की जो मूर्ति कला उसकी प्रमुख विशेषता है। तो ये पूरा पेपर 1 घंटे में मैंने आपको सोल्व करके यहाँ पे बता दिया है। इसकी पूरी PDF मिल जाएगी आपको अपने ऐप के ऊपर। इस प्रकार से आपका जो 26 तारीख वाला पेपर है वो आने वाला है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको अपने इस बार का जो सपना है टैबलेट लेने का वो पूरा करना है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, और ऐप के ऊपर जो 49 रुपये टेस्ट सीरीज है उसको आज ही ज्वाइन कर लेना। रोजाना उसमें आपको टेस्ट देने, टेस्ट अपनी मर्जी पड़े उतनी बार दे सकते हैं। पुराने पेपर आपको सारे मिल जाएंगे 49 रुपये में, और इसके अलावा आपको टेस्ट मिल जाएंगी, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, और भी खूब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ आपको केवल 49 में उपलब्ध है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आज ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक आप अपना जो स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपकी इसी प्रकार से और आगे की पेपर की तैयारी आपको वहाँ पे करवाई जा सके। और आप अपने जो व्हाट्सअप नंबर है इसको आप सेव कर लेना, 75 68 35 0069। और जिन भी बच्चों का इस बार सपना है टैबलेट लेने का, वो बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना जो नाम लिख के मुझे ज़रूर बताने कि हाँ मेरा सपना टैबलेट लेने का है और इस बार मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ और आपको जो टैबलेट दिला के रहूँगा। और आपको भी मन में इसी प्रकार से तैयारी करनी है ताकि आपका जो सपना है इस बार टैबलेट लेने का वो पूरा हो सके। मिलेंगे प्यारे बच्चों आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट आपके पेपर के साथ में। खूब सारे पेपर की वीडियो आपको मिलेंगे, यहाँ पे हर पेपर का वीडियो मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ऐप के ऊपर रोजाना टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को आपको रोजाना देना है। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है ताकि उनका भी इसमें फ़ायदा मिल सके, वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख सके। इसकी PDF आपको मिल जाएगी अपने ऐप के अंदर, सभी विषय के पेपर आपको हल किए हुए मिल जाएंगे।